मैं कम इन? तुमने मेंशन नहीं किया लीव कितने दिनों की चाहिए? क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कहीं जॉब छोड़ने का प्लान तो नहीं है? नहीं लौटा तो ऐसे ही समझ लीजिए। तुम ठीक तो? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बस एक ज़रूरी काम आ पड़ा है। कैसा जरूरी काम? तुम साफ साफ कुछ बताओगे नहीं? सिर्फ इतना कहूँगा कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे जाना होगा। और अगर मैं तुम्हारी लीव सैंक्शन ना करूं तो? देखो, ये रियल लाइफ है, हिंदी पिक्चर नहीं है इस्तीफा जेब में लेके घूमते हो। और बिना नोटिस पीरियड के इंडेफिनेट लीव पर सरकारी नौकर भी नहीं जाते। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? एक ज़रूरी काम। तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात है जो तुमने प्रोफाइल में मेंशन ना की हो? कोई सीक्रेट? सीक्रेट्स तो हम सबकी लाइफ में होते हैं जो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता, सिर्फ अकेले जीते उस सीक्रेट के साथ। तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं, टू बी फ्रैंक एबनॉर्मल लग रही हैं। ठीक है, अपना ज़रूरी काम पूरा करो। आई होप तुम्हारा ये ज़रूरी काम तुम्हारी बातों जितना एबनॉर्मल ना हो। मीनाक्षी, मैं निकल रहा हूँ। चाय तैयार है, पी के जाओगे? नहीं, लौट के पीऊंगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मीनाक्षी, मैं निकल रहा हूँ। सुनो, आज लौट के विनोद से बात कर लो ना। मैं सोच रहा हूँ विनोद को यहीं बुलवा लेते हैं।
पीयूष और विनोद के साथ आमने सामने बात करते हैं। मम्मी जी ने क्या कहा विनोद? पापा फ़ोन करेंगे बताया। शायद जबलपुर जाना पड़े, देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये? सर मैंने ही फ़ोन किया था आपको। आपके क्या नाम प्रताप सिंह है? जी मैं ही प्रताप सिंह। सर मैं काम पे जा रहा था तो देखा जगदीश जी यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं। फ़ोन पर आपने बताया इनका नाम जगदीश चौहान है। कैसे जानते हैं आप इन्हें? आपने इनकी फैमिली को फ़ोन किया? मेरे पास इनके घर वालों का नंबर नहीं है और ना ही इनका नंबर है। तो फिर आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? यही मारने को आगे मिलते थे। हथियारों को भागते हुए देखा आपने? नहीं। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, जब हम यहाँ पहुँचे तब हो चुका था। सर जगदीश जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर? जी सर, रिटायर्ड सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। तो फिर आप इनके घर का पता भी जानते होंगे? यहीं पास में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? कुछ बोलो तो। मम्मी बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ बोलो तो। ऑन द स्पॉट डेड सर। बॉडी पे 3 गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर? हाँ सर, वॉक के लिए बाहर निकले थे। एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसने पड़ा देखा और हमें रिपोर्ट किया। रिटायर कौन से थाने से हुए थे और कब हुए थे? इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चला सर। उनकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया हमने। .32 बोर की गोलियां हैं। ग्रे मार्केट में इलीगल तरीके से बड़े आसानी से मिल जाती है आजकल। और पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई गोली? यस, एकदम नज़दीक से। एक गोली सीधे हार्ट को पंचर कर गई और बाकी की 2 गोलियां हार्ट के एकदम करीब लगी। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी नहीं मानूंगी आप लोगों की बात। बस थोड़ी देर और पोस्टमार्टम होने को है। किसने किया ये? पीयूष, अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वो रोज सुबह कितने बजे निकलते थे? रोज 6:30 बजे निकलते थे और 8:30 तक घर लौटते थे। किसने किया ये? पीयूष, अभी तक किसी ने हथियारों को देखा नहीं। हम उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक बंदे से पूछताछ कर रहे हैं। शायद किसी ने हथियारों को देखा हो। यहाँ कई कदमों के निशान हैं, कुछ धुंधले भी हैं। इनमें से कुछ निकालना चांसेस कम है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ निकाल सकूँ। इंस्पेक्टर, मैं रोज वॉक पर जाने से पहले यहाँ पौधों को कुछ देर पानी देता हूँ। और जगदीश जी गुजरते थे यहाँ से, मैं उनको हाथ दिखाता और आज भी वैसा ही हुआ। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग अविनाश जी। ये हमारा रोज का रूटीन था और उसके आधे घंटे के बाद मैं वॉक पर निकलता। पर आज भी मैंने ऐसा कुछ अटपटा नहीं देखा और ना ही कोई जगदीश जी का पीछा कर रहा था। महेंद्र जी, ठीक से याद कीजिए, सुबह कौन कौन गुजरा था आपके सामने से? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गुजरा था। मेरे वॉक से आने का और जगदीश जी के वॉक पर जाने का समय लगभग एक सा ही है, और ठीक इसी पॉइंट पर हम रोज एक दूसरे को क्रॉस करते थे। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। सागर पुलिस स्टेशन से 2 साल पहले रिटायर हुए थे जगदीश चौहान जी। फैमिली से कुछ पता चला? अभी शौक में। छोटा बेटा पीयूष मुंबई से 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आए हैं यहाँ पे जबलपुर में, और बड़ा बेटा विनोद दिल्ली से निकल चुका है। सर, लगभग 1 दर्जन लोगों से बात हुई जो रोज सुबह जगदीश जी को वॉक पे मिलते थे। किसी ने आज कुछ भी अटपटा नहीं देखा। क्राइम सीन के पास कोई नहीं था? किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा। सर, शूट आउट लगभग 7 और 7:20 के बीच में हुआ हो। 7 बजे एक आदमी ने जगदीश जी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए क्रॉस किया, और 7:20 पे प्रताप सिंह ने हमको फोन किया। यहाँ आपकी हाउसिंग कॉलोनी से निकलते, उसके बाद लक्ष्मी नगर के एंट्रेंस से निकलते, यहाँ तक लोग उन्हें रोज मिलते, विश करते। उसके बाद वो इस छोटे ब्रिज से आगे जाते और ये आगे की रोड नोन नहीं हो जाती, और फिर यहाँ से मॉर्निंग वॉकर्स और बाकी का ट्रैफिक लगभग ना के बराबर। पीयूष विनोद इस पॉइंट पर मॉर्निंग वॉकर्स नहीं होते, ये उसे पहले से पता था। या तो वो इस जगह से वाकिफ था, या फिर उसने 2-3 दिन नजर रखी होगी और उसके बाद ये स्पॉट तय किया होगा मर्डर करने के लिए। क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई हैं उन पर। मतलब क्लियर कट उसका इरादा मर्डर ही था, क्योंकि लूटपाट तो कोई हुई नहीं है। कौन हो सकता है सर? ये पता करने के लिए लीड आपको हमें देनी होगी। किसी के साथ कोई दुश्मनी, धमकी, ऐसी हत्याएं गर्मा गर्मी में नहीं होती, बाकायदा प्लानिंग की होगी उसने। किसी पर शक है तुम्हें? क्या शक करें सर? किस पे शक करें सर? कोई दुश्मनी, कोई धमकी, किसी के साथ कोई अनबन? पापा तो रिटायर हो चुके थे सर, 2 साल बाद क्या कोई दुश्मनी निकालेगा? सर, 2 साल से शांति से मम्मी के साथ रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। देखो विनोद, पीयूष, अगर तुम्हारे पापा ये केस हैंडल कर रहे होते तो वो भी यही कहते कि किसी ने पुरानी दुश्मनी पाल रखी थी जो निभाई। क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई हैं उनके सीने पर। मैम, किसी खतरे या धमकी के बारे में कुछ बता पाएंगी तो हमें तहकीकात करने में काफी मदद मिलेगी। एक ईमानदार और नेक पुलिस ऑफिसर थे मेरे पति। रिटायरमेंट के बाद किसी से कोई झगड़ा और बैर नहीं था उनका। और अगर पापा जी को किसी से कोई खतरा महसूस होता या किसी ने कोई धमकी दी होती तो वो हमसे जरूर शेयर करते। कम से कम मम्मी जी से तो नहीं छिपाते। मैं कमिन? हो गया? वेकेशन पूरा हो गया? कितने दिन हुए? लेट मी सी। आज 17 मार्च। तुम दिसंबर में गए थे, 4 महीने बाद मुंह दिखा रहे हो, वो भी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। मैं आई कम इन? मैं सोच रहा था कि इस पोजीशन पर आप लोगों को अब भी कोई चाहिए तो मैं दोबारा अप्लाई कर सकता। तुम्हारा ज़रूरी काम पूरा हो गया? जी। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था? नहीं। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो जो दिखता है वो है नहीं। तो कहीं कोई सीक्रेट एजेंट, कोई स्पाई, कोई जासूस तो नहीं है जो दिखावे के लिए एक नॉर्मल सी जॉब करता है और बीच में अचानक गायब होकर अपना कोई सीक्रेट मिशन पूरा करके आता है? अगर अब भी जगह खाली हो तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे जॉब की जरूरत है। ठीक है, मैं कार्तिक से बात करता हूँ। ऑफिस में वैकेंसी होना हो तुम्हारे लिए हो जाएगी। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, पुलिस वाले की सुपारी उठाने वाला या तो सरफेरा होना चाहिए, या तो इस बात से अनजान कि निशाना वर्दी वाला है। भाई जावेद, बंदे को मारा तो गया है और स्टाइल किसी पेशेवर का लगता है। मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लानिंग बाहर से हुई होगी। ये जगदीश चौहान जबलपुर में कभी पोस्टेड तो था ही नहीं, ये तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल हुआ था। सर, उनकी सर्विस के आखिरी 3 साल के दौरान मैं उनके अंडर में ही काम कर रहा था, और सागर में जगदीश सर ने बहुत सारे केस हैंडल भी किए, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है कि जिससे उनकी जान के ऊपर कोई खतरा आ जाए। वो तुम उन 3 सालों में जितने केस भी उनके पास आए थे सबको खंगालो दोबारा से। यस सर।
रिटायर होने के बाद यहाँ जबलपुर में किसी के साथ उनकी अनबन का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सर, जगदीश चौहान भोपाल को बिलोंग करते हैं। वहाँ पे उनकी एक पुश्तैनी कोठी भी है और 2 फ्लैट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो फिर यहाँ जबलपुर में क्यों रह रहे थे? सही मौजूदा कोठी उन्होंने 10 साल पहले खरीदी थी। यहाँ जबलपुर सेटल होने का प्लान उनका काफी पहले से था। प्रॉपर्टी को लेकर कोई अनबन? उनके बेटे विनोद और पीयूष के बीच कुछ? ये कैसा वाहियात सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मेरे बेटे अपने पापा का कत्ल करेंगे और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। तुम पूछना क्या चाह रहे हो भैया? पापा ने कुछ बताया था तुझे? किस बारे में? किसी खतरे के बारे में? हाँ। कोई खतरा होता तो वो सिर्फ मुझे क्यों बताते भैया? आपको और मम्मी को क्यों नहीं? मीनाक्षी जी, आए दिन ऐसा होता है? हमारे घर में नहीं होता सर। दोनों, पीयूष और विनोद, अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। क्या दोनों भाइयों, पीयूष और विनोद, इन दोनों के बीच में कोई अनबन थी? किसको क्या मिलेगा को लेकर? बिल्कुल नहीं। हमारा जो कुछ भी है वो उन दोनों का ही है। आप सिर्फ खतरे के बारे में पूछना चाहते हो या कुछ और बात है? और तुझसे क्या पूछ सकता हूँ? थोड़ा अजीब नहीं है? आप मुझसे ही बात पूछ रहे हो। मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया था, पर मम्मी पापा मुझसे भी उतनी बातें करते हैं जितनी आपके साथ किया करते थे। अरे पीयूष, तू था यहाँ छुट्टी पर, इसीलिए पूछा कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ बताया था। तो उस पर इल्ज़ाम या आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इल्ज़ाम? आरोप? आप लगाना भी चाहो तो क्या इल्ज़ाम आरोप लगा सकते हो मुझ पर भैया? अरे तुझ पे आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ। तो फिर आपने ये आरोप इल्ज़ाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस लिए किया? ये कुछ और ही है। क्या कुछ और? नहीं पता मुझे, और मेरे पति को भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर मुझे बताते। मीनाक्षी जी, अपनी 35 सालों की सर्विस में जगदीश जी ने सैकड़ों केसेस हैंडल किए होंगे। हम उनकी सभी पोस्टिंग पर पता करेंगे। पर क्या उन्होंने कभी आपको किसी केस के बारे में कुछ बताया? किसी खतरे के बारे में? जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे वहाँ से फुटेज बरामद किया गया, पर किलर या किलर्स कहाँ से आए होंगे जगदीश जी के रेगुलर मॉर्निंग वॉक वाले रोड पे, ये अभी तक पता नहीं चल सका। खबरियों के साथ सीसीटीवी फुटेज शेयर की जा रही है सर। शायद कोई पासरबाई में हिस्ट्री शीटर हो। हालांकि माँ मना कर रही है, पर दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अनबन हो सकती है। सब उज्जैन से सब इंस्पेक्टर ललित पुचौरी का कॉल है। कह रहे हैं 1 महीने पहले कोई जगदीश चौहान जी के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। सर, मुझे नहीं पता कि इस बात का क्या कनेक्शन हो सकता है जगदीश सर के मर्डर से, लेकिन 14 फरवरी को एक बंदा आया था मेरे पास। सर, वो सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान के बारे में जानना चाहता था कि इस वक्त वो कहाँ पोस्टेड होंगे और अगर रिटायर हो गए हैं तो कहाँ सेटल हुए। वो ऐसा क्यों पूछा था? क्या काम था उसे? वो बोला दूर का रिश्तेदार है जगदीश चौहान का। और तुमने जानकारी दे दी कि वो जबलपुर में सेटल हुए? नहीं दी थी सर, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि जगदीश जी 2008 में उज्जैन में पोस्टेड थे। तब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये बात उस बंदे को पता थी। नाम क्या है इस रिश्तेदार का? उसने अपना नाम रवि कुमार बताया था सर। मेरे दूर के रिश्तेदार है वो। बस सिर्फ इतना पता है कि 2008 में उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। देखिए रवि कुमार जी, मैं यहाँ 2013 में आया, तब तो वो यहाँ नहीं थे। लेकिन सर उससे पहले यहाँ पर जरूर थे। बाहर बोर्ड पर नाम भी लिखा उनका। राजेश जी, ये सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान जी याद है आपको? 2008 से 2012 तक यहाँ पोस्टेड थे। सर, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है? उनके ऐसे ऑफिसर कोई रोज रोज थोड़ी आते हैं। सर इस वक्त कहाँ पर हो सकते वो? ये रवि कुमार हैं, उनके दूर के रिश्तेदार। ढूंढ रहे हैं उन्हें। पता करना पड़ेगा सर। 2012 में उनका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से। सर मुझे उनसे मिलकर पर्सनली शुक्रिया अदा करना है। उनके बहुत एहसान रहा है मेरे फैमिली पर। सर प्लीज़ पता करके बताइए ना उनका एड्रेस। आप अपना नंबर दे दीजिए, पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। वैसे कहाँ रहते हैं आप? कोलकाता से। बस उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। सर मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि उज्जैन के बाद जगदीश सर का ट्रांसफर इंदौर हुआ था, और यही बात मैंने उस रवि कुमार को फ़ोन पर बता दी थी। रवि, इंदौर के बाद उनका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ मुझे ये तो नहीं पता। राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इंदौर के कौन से थाने में? रवि कुमार? उसने उज्जैन पुलिस को बताया कि वो आपका दूर का रिश्तेदार है। ऐसा कोई दूर का रिश्तेदार मेरे ध्यान में तो है नहीं जिसका नाम रवि हो। फरवरी या फिर उसके बाद आपसे कोई मिलने आया था मीनाक्षी जी? कोलकाता का रवि कुमार? ऐसा कोई रिश्तेदार है ही नहीं हमारा, न दूर का न पास का। और कोलकाता
कोलकाता से तो हमारा कुछ लेना है देना ही नहीं है। सर मैं इंदौर पुलिस से पूछता हूँ, ये रवि कुमार वहाँ आया था पूछता हुआ? अगर ये वहाँ गया था तो एक लीड होगी हमारे लिए। तुरंत कांटेक्ट करो इंदौर थाने से। राइट सर। ललित, ये रवि तुम तक पहुँचा कैसे, कोई आइडिया? नहीं सर। इस रवि ने कोलकाता का कोई एड्रेस दिया था तुम्हें? नहीं सर, मतलब मैंने पूछा नहीं सर। उसने कहा वो रिश्तेदार है, मुझे लगा उसे पता होगा कि जगदीश जी उज्जैन में पोस्टेड थे। सच कहूँ तो सर मुझे देखकर लगा नहीं कि वो बंदा कुछ गलत करने निकला हो। कोई नहीं, उसने जो तुम्हें नंबर दिया था वो अपने फ़ोन से ढूंढ कर दो, हम उसे आगे लेकर जाएंगे। पंकज तकरीबन 17 या 18 फरवरी को आया होगा तुम्हारे पास, जगदीश चौहान को ढूंढता हुआ। रवि कुमार नाम था उस आदमी का। हाँ, एक आदमी तो आया था, जगदीश चौहान के बारे में पूछता हूँ। 19 फरवरी को आया था मेरे ख्याल से, पर उसका नाम रवि कुमार तो नहीं था। उसने अपना नाम ब्रजेश शर्मा बताया था, रवि कुमार नहीं। ब्रजेश शर्मा? पक्का यही नाम बताया था? हाँ पक्का, क्योंकि वो आदमी 2 दिन से आगे सर पर बैठा रहा कि बताओ बताओ जगदीश चौहान की पोस्टिंग कहाँ हुई है। और यार मैं पहले ही परेशान था, एक केस में उलझा हुआ था ना। सर 2012 से 2014 तक जगदीश चौहान जी की पोस्टिंग यहीं पर थी। रही होगी भाई, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 6 महीने पहले ज्वाइन किया है। सर प्लीज आपके रिकॉर्ड्स चेक करके बताइए ना, यहाँ के बाद वो कहाँ गए? ऐसा है दोस्त, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकलवाना, उन्हें छांटना, इन सब में वक्त लगता है, मेहनत लगती है ब्रजेश शर्मा। और वैसे भी इस वक्त हम लोग एक डबल मर्डर केस में उलझे होंगे। 1 हफ्ते बाद आना। पर वो आया नहीं और मैं भी पता लगाना भूल गया। पर उसका नाम ब्रजेश शर्मा है, ये तुम्हें याद रहा? मेरे साले का नाम भी ब्रजेश शर्मा है, इसलिए याद रह गया। उसने अपना कुछ पता या फ़ोन नंबर वगैरह कुछ दिया तुम्हें? नहीं दिया, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। वो क्या है कि जल्दबाजी में उसे रफा दफा कर दिया। वो डबल मर्डर केस था ना जो, वो बेताल की तरह पीठ पर बैठा हुआ था यार। उसने अपने कोलकाता से होने की बात की थी क्या तुमसे? या सच बताऊं संजय, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सर मुझे तो उसने अपना नाम रवि ही बताया था, रवि कुमार। हाँ सर, जब मैंने उससे फ़ोन पर बात की थी तो रवि कहकर ही की थी। क्या यही हमारा सस्पेक्ट है? उज्जैन का रवि और इंदौर का ब्रजेश। और सर जगदीश चौहान जी की पत्नी को नहीं याद कि उनसे कोई मिलने आया था। सर अगर वो रवि को नहीं जानती हैं तो वो बंदा ब्रजेश नाम भी फर्जी इस्तेमाल कर रहा होगा 100%। हो सकता है ये जगदीश जी का निजी मसला हो, शायद पुश्तैनी कोठी को लेकर। पर सर सवाल ये है कि उज्जैन और इंदौर से होता हुआ वो बंदा यहाँ जबलपुर कैसे पहुंचा? कहीं आप दोनों में से तो किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि जगदीश चौहान जी यहाँ जबलपुर में सेटल हुए हैं? सर ये नंबर 4447895543 जिसे रवि कुमार ने उज्जैन में ललित को दिया था, जिस पर राजेश ने कॉल बैक किया था, वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। रिकॉर्ड्स होगा, ट्रैकिंग पे डाल दो तुरंत। सर सवाल ये है कि वो बंदा उज्जैन कैसे पहुंचा? उसने कहीं से तो पता किया ही होगा कि जगदीश चौहान जी की पोस्टिंग 2008 से लेकर 2012 तक उज्जैन में थी। ललित, राजेश, स्केच आर्टिस्ट को इस आदमी का तुम दोनों हुलिया बता पाओगे? कोशिश कर सकते हैं सर। करो कोशिश, हमें इस आदमी का रहस्य खोलना ही होगा, जल्द से जल्द। और यार संजय, मैंने उस ब्रजेश शर्मा को 2 दिनों में कुछ ही मिनटों के लिए देखा बस। यार पंकज ट्राई तो कर। उज्जैन पुलिस के PSI ललित और कांस्टेबल राजेश भी कोशिश कर रहे हैं। जब हम पब्लिक गवाहों को स्केच के लिए बिठाते हैं तो हमारा भी बैठना बनता है यार। जगदीश जी का पुलिस सर्विस रिकॉर्ड मंगवाओ, पता करो कि उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है। उनके हर केस को बारीकी से टटोलो। ये किसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। इस दुश्मनी की जड़ या तो किसी केस में हो सकती है या फिर फैमिली का भी कोई मसला हो सकता है। कोई जगदीश सर को ढूंढ रहा था और यहाँ पर मैं उन केसेस को टटोल रहा हूँ जिनमें उनकी जान को खतरा हो सकता था। बड़ी अजीब बात है ये। अजीब तो है गौतम, हमें नहीं पता इस आदमी को कैसे पता चला कि जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए हैं, पर इतना जरूर है कि ये जगदीश जी को पहले से जानता होगा। मुझे तो ऐसा कोई आदमी ध्यान में नहीं आ रहा है जो यहाँ सागर में जगदीश सर के बारे में पता करते हुए कभी आया हो, जबकि इंदौर से उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था और 2014 से 2016 तक वो यहीं पे थे और यहीं से वो रिटायर भी हुए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है। पहले रवि कुमार और अब ब्रजेश शर्मा, पर हमारे रिलेटिव में किसी का नाम ब्रजेश या रवि नहीं है। क्या ये दोनों फर्जी नाम किसी एक ही आदमी के हैं? जब ये आदमी इंदौर और उज्जैन में जाकर पापा की डिटेल्स मांगता है, दोनों पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने वेरीफाई नहीं किया, किसी को डाउट नहीं हुआ, किसी ने डिटेल तक नहीं ली उस आदमी की।
क्यों? उसने कहा कि तुम्हारे पापा उसके दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसमें भला कोई शक क्यों करने लगेगा। उसने कहा कि वो कोलकाता से है, शायद ये भी झूठ हो सकता है, पर हमें शक है कि वो जगदीश जी को आप सभी को जानता है, शायद आप लोग भी उसको जानते हो। नहीं है हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, हो सकता है ये आदमी जगदीश जी की साइड का हो, जिसको लगा कि उसके साथ गलत किया है जगदीश जी ने, अतीत का कोई मसला जिसकी वजह से उसने जगदीश जी को ढूंढ निकाला। ये आदमी उज्जैन और इंदौर पुलिस स्टेशन में जाकर सिर्फ जगदीश जी के बारे में इंक्वायरी करता है। जरूर ये कोई पुरानी बात रही होगी। जी मुझे कुछ नहीं पता। सर हमारे पापा उनके पिताजी के इकलौते बेटे थे और हमारी ऐसी कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है, तो कौन हो सकता है ये दूर का रिश्तेदार। हम उसका स्केच बनवा रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, पर प्लीज आप लोग थोड़ा और सोचिए। वो जो भी है जरूर उसकी निजी दुश्मनी रही होगी जगदीश जी से और परिवार से, नहीं तो कम से कम परिवार के साथ जुड़ा होने की संभावना तगड़ी है। सर 35 साल के सर्विस में जगदीश जी मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों और कस्बों में सर्व कर चुके थे, लेकिन जबलपुर में उन्होंने कभी सर्व नहीं किया, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जबलपुर में सेटल होने की बात सोची। क्या उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ था जिसके बारे में उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया, और इसी वजह से पिछली पोस्टिंग की सारी जगहों को छोड़ के उन्होंने इधर जबलपुर को चुना, बट किसी ने उन्हें इधर भी ट्रेस कर लिया। उनकी एक पोस्टिंग को खंगालते हैं, और उससे पहले ये पता करना है कि उस आदमी को उनके जबलपुर में होने की बात कैसे और किसने बताई। उज्जैन से पहले उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। एक बंदा आया तो जरूर था, इंस्पेक्टर जगदीश चौहान जी का कोई रिश्तेदार। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो बातचीत करते समय काफी इमोशनल हो गया था। और कमल, क्या नाम बताया था उस आदमी ने? ब्रजेश शर्मा या रवि कुमार? नहीं नहीं, उसने तो अपना नाम संजीव तिवारी बताया था। अच्छा, संजीव तिवारी। कब आया था मिलने? जनवरी में आया था, मुझे याद है, यही कोई 26 जनवरी के 2-3 दिन पहले। कहते हैं अगर सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात जुड़ जाती है। तब तो वो आपसे जरूर मिल जाएंगे संजीव जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें आपसे मिलाने की। उनका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उनके बहुत उपकार है मेरे परिवार पर। लेकिन जहां तक मुझे याद है संजीव जी, जब उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो उनका रिटायरमेंट होने वाला था। लेकिन रिटायर होने के बाद कहीं पर तो गए होंगे ना? जरूर गए होंगे। अरे हरीश जी सर, वो अपने जगदीश जी थे ना, उनके दूर के रिश्तेदार हैं संजीव तिवारी, कई सालों से टच में नहीं है, अब एड्रेस ढूंढ रहे हैं। जरा इनकी मदद कर दो उनका एड्रेस ढूंढने में। आप रिश्तेदार हैं? जी। और आपको पता नहीं? क्या? जहाँ तक मुझे याद है जगदीश जी अब नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं मर सकते। अरे भाई, जीना मरना अपने हाथ में थोड़ी होता है। नहीं, मुझे उनसे एक बार मिलना ही था, मुझे उनसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना था, मुझे उन्हें बताना था कि वो मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन कांस्टेबल हरीश ने ये कैसे कह दिया कि जगदीश जी नहीं रहे? दरअसल हरीश किसी और को जगदीश जी समझ बैठा था। उसके बाद उसने संजीव तिवारी को फोन भी कर दिया था और उसे बता दिया था कि जगदीश जी जिंदा हैं, और उनका एड्रेस भी दे दिया था। कांस्टेबल हरीश ने उस आदमी को जनवरी में बताया कि जगदीश जी कहाँ हैं? हाँ, और हरीश ने ये बात मुझे खुद आकर बताई भी थी। गलती होगी सर, दरअसल एक जतिन जी चल बसे थे ना, मैंने पता नहीं क्यों जगदीश जी कह दिया। संजीव तिवारी को बता दिया? वो तो टूट गया था उस दिन। हाँ सर, बता दिया कि जगदीश जी सही सलामत हैं और रिटायर हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद दे रहा था, कह रहा था कि उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। जब जनवरी में उसे पता चल गया था कि जगदीश जी जबलपुर में हैं, तो फरवरी में वो उन्हें उज्जैन क्यों ढूंढने चला गया? ये तो मुझे नहीं पता, पर जब मुझे खबर मिली कि जगदीश जी को मार डाला गया है, तो सबसे पहले मुझे ये संजीव तिवारी याद आया। मुझे इस कांस्टेबल हरीश से बात करनी है, कुछ गणित बैठ नहीं रहा ठीक से। ये जरूर कोई निजी मामला है। हाँ सर, जब कांस्टेबल हरीश ने संजीव तिवारी को एक गलत खबर दी कि जगदीश चौहान नहीं रहे, तब वो काफी इमोशनल हो गया था। सर जनवरी में सही खबर मिलने के बाद भी वो बंदा फरवरी में उज्जैन गया जगदीश चौहान को पूछता हुआ। सर काफी अजीब मामला है। लगता है हरीश है सर। हेलो, जैन सर, कांस्टेबल हरीश बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस स्टेशन से। अच्छा, ये संजीव तिवारी जो जगदीश चौहान को ढूंढता हुआ आया था? हाँ सर, अभी कमल सर ने सारी बात बता दी है मुझे।
अब क्या कहूँ सर, इतनी मेहनत से जगदीश जी का पता मिला था मुझे, और देखो क्या कर दिया इसने। जनवरी में तुमने संजीव तिवारी को बताया था कि रिटायरमेंट के बाद जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए। नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने तो उसे बताया था कि जगदीश जी भोपाल में सेटल हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, और उनका एड्रेस भी दिया था। जबलपुर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। थैंक यू सो मच हरीश जी, मुझे पता था कि वो इस दुनिया से ऐसे नहीं जा सकते। वैसे भोपाल में कहाँ पर रहते वो? एड्रेस लिख लोगे संजीव? या ऑफ कोर्स, मैं तो सालों से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए एड्रेस। के बाद कभी उस संजीव से मेरी कोई बात नहीं हुई। मुझे थोड़ी पता था उसका इरादा जगदीश जी को मारने का था। हरीश, संजीव से जिस नंबर पर बात की थी तुमने, वो मुझे चाहिए। अभी SMS कर देता हूँ सर, सेव किया हुआ है। कमल, भोपाल का जो एड्रेस कांस्टेबल हरीश ने संजीव को दिया था, पता करो। एक तो ये कि जगदीश चौहान जी वाकई में वहाँ रहते थे, और दूसरा ये संजीव वहाँ पर गया था या नहीं गया था। हम जगदीश जी की फैमिली से भी बात करते हैं। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ उस एड्रेस के लिए। नहीं, भोपाल में हम कभी रहे ही नहीं, बस मेरे पति की पुश्तैनी कोठी है वहाँ पर। जनवरी में आप लोग भोपाल में थे क्या? नहीं, हम यहाँ जबलपुर में ही थे। इनके रिटायर होने के बाद हम यहाँ जबलपुर आ गए, और यहाँ से कहीं नहीं गए, दिल्ली मुंबई तक नहीं गए जहाँ मेरे बेटे रहते हैं। सर, जिस नंबर पर कांस्टेबल हरीश ने संजीव तिवारी से बात की थी, ये वही नंबर है जो रवि कुमार उर्फ ब्रिजेश शर्मा ने उज्जैन में PSI ललित को दिया था। 444-789-543। अब तो क्लियर है, यही बंदा हमारा सस्पेक्ट, रवि उर्फ ब्रजेश उर्फ संजीव। इसी ने हत्या की है जगदीश चौहान जी की। अब हमें जनवरी में इसके भोपाल में होने का रहस्य खोलना है। जी, जगदीश चौहान जी का घर यही है? जी, मैं ही हूँ जगदीश चौहान। जगदीश जी, दरअसल हम लोग जबलपुर वाले रिटायर्ड जगदीश चौहान जी के मर्डर केस के सिलसिले में आए हैं। हमारे एक हवलदार हरीश ने गलती से एक आदमी को आपका एड्रेस दे दिया था, जो कि रिटायर्ड जगदीश चौहान जी को ढूंढ रहा था। अरे हाँ, आपके हवलदार हरीश दास ने गलती से मेरा ही पता दे दिया था उसे। उसे मतलब वो आया था यहाँ पर ढूंढते हुए? जी, संजीव तिवारी नाम था उस आदमी का। कब आया था? जनवरी में आया था यहाँ। और अजीब सी बात यह है कि वो मुझे पहचानने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी कंफ्यूज सा हो गया था। क्या हुआ पापा? वो लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। क्यों? कुछ बोले? हाँ जी, क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? जी, जगदीश चौहान जी घर पर है? हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम कौन हो? बोलो भी, क्या चाहिए? कौन हो तुम? संजीव तिवारी नाम है मेरा। हाँ तो संजीव, क्या काम है? आप पहले पुलिस में थे? हाँ था, अब रिटायर हो चुका हूँ। तुम कहाँ से आए हो? 2003 में आपकी पोस्टिंग होशंगाबाद में हुई थी? नहीं, मेरी पोस्टिंग कभी भी होशंगाबाद में नहीं हुई। मैं किसी और को ढूंढ रहा था। सॉरी, गलतफहमी हुई, आपको तकलीफ हुई। उसने आपसे पूछा कि 2003 में आप होशंगाबाद में पोस्टेड थे। जी। 2003 होशंगाबाद? इतना स्पेसिफिक? पूरी गलतफहमी हो गई थी सर, क्योंकि कांस्टेबल हरीश दास ने गलती से इस सब इंस्पेक्टर जगदीश चौहान का एड्रेस दे दिया था,
जो भोपाल पुलिस से रिटायर हुआ था। और फिर हमारा सस्पेक्ट रवि उर्फ ब्रजेश उर्फ संजीव इस गलतफहमी को समझ गया और फिर से असली जगदीश चौहान की तलाश में निकल पड़ा, जिन्हें वो ढूंढ रहा था और उन तक पहुंचा भी। सर 2001 से 2005 तक जगदीश चौहान की पोस्टिंग होशंगाबाद में थी, विराटनगर पुलिस स्टेशन। लगता है इस कत्ल का मकसद और कातिल दोनों हमें होशंगाबाद से ही मिलेंगे। तो शायद हमारे सस्पेक्ट ने अपनी खोज होशंगाबाद से शुरू की होगी। ओ गॉड, ये आदमी तो यहाँ पे दिसंबर में आया था जगदीश जी को ढूंढने के लिए। बड़ा ही बौखलाया हुआ सा लग रहा था। एक मिनट, जब जगदीश जी के मौत की खबर मिली तो मैंने तो दौड़ चार करके देखा ही नहीं। ये बंदा निकल कैसे गया मेरे दिमाग से? सर आपको याद है उसने क्या नाम बताया था अपना? अरे वो इतने जोश में था कि उसकी तो सारी डिटेल याद है मुझे। प्रकाश गुप्ता नाम था उसका। बहुत ही जज्बाती मोड में था और एक कुछ लाइन भी बोली थी उसने। सर कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात झुक जाती है। जगदीश जी से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है सर। समझे भाई प्रकाश, लेकिन तुम 2003 की बात कर रहे हो। सर छोटी सी दुनिया है पुलिस डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स तो होंगे ना सर? बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है। सर अब मुझे बताइए ना, मुझसे जो होगा मैं करूंगा सर, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ सर, जगदीश जी से एक बार मिलना है सर। उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने हैं। उनके मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत उपकार रहे हैं सर। उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं जगदीश चौहान को लोकेट नहीं कर पाया क्योंकि 2005 में उनकी ट्रांसफर यहाँ होशंगाबाद से कहीं और हो गई थी और मैंने 2015 में ज्वाइन किया। तो हमारे रिकॉर्ड्स में सिर्फ उनकी अगली पोस्टिंग की जगह थी जो मैंने उसे बताई, जो शायद रतलाम थी, राइट? हाँ, उनकी अगली पोस्टिंग रतलाम ही थी। देखो प्रकाश, इसके आगे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। तुम एक काम करो, रतलाम थाने में जाकर बात करो, शायद कोई कुछ बता दे, क्योंकि किसी ना किसी ने तो जरूर उनके साथ काम किया होगा। सर ये आदमी जगदीश चौहान को होशंगाबाद से रतलाम और रतलाम से भोपाल तक ट्रैक किया, जहाँ पे उसे गलत जगदीश चौहान मिला। फिर उसे पता चलता है कि असली जगदीश चौहान की पोस्टिंग भोपाल के बाद उज्जैन में हो गई, जहाँ से उसे इंदौर की लीड मिली। और यही सारी लोकेशन मूवमेंट उसके पिछले 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में इंडिकेट हो रही है। पर यह आदमी कभी भी जगदीश चौहान जी की लास्ट पोस्टिंग सागर नहीं पहुंचा और उसकी खोज के बीच में लगभग 15 मार्च के आसपास उसे ये पता चल गया होगा कि जगदीश चौहान जी यहाँ जबलपुर में सेटल्ड है और उसने आके कत्ल कर दिया। दिसंबर 2017 से लेकर मार्च 2018 तक पूरे 4 महीने ये बंदा जगदीश चौहान जी को ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें ढूंढ भी निकाला। आज 17 मार्च, तुम दिसंबर में गए थे, 4 महीने बाद मुंह दिखा रहे हो। सर ये नंबर 444789543 होशंगाबाद में एक्टिवेट हुआ, इस नाम और एड्रेस के साथ। फर्जी? पूरी तरह। होशंगाबाद के PSI आशीष ने डबल चेक किया, गलत आदमी, गलत एड्रेस। सब पूरी तरह वेल प्लान मिशन पे निकला था ये बंदा और बड़ी शिद्दत के साथ एक आदमी को ढूंढ रहा ताकि उसे ढूंढ के उसके सीने पे 3 गोलियां दाग सके। इस अधूरेपन से तुझे निकलना होगा। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती जहां रोज किश्तों में मरते जाओ। मुझे मेरे अंदर के अधूरेपन को खत्म करना है। एक गन चाहिए मुझे। उससे सुकून मिलेगा, कलेजे को ठंडक मिलेगी, आगे बढ़ पाओगे। मिलेगा सुकून, ठंडक मिलेगी, आगे भी बढ़ूंगा। जगदीश चौहान को मारने के बाद वो जहां कहीं भी होगा उसे ढूंढकर उसका कत्ल करने के बाद। सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपकी उस चाहत को पूरा करने में। ये बंदा पूरी लगन से, पूरे फोकस से जगदीश चौहान जी को ढूंढता रहा और हमारा डिपार्टमेंट हर कदम पर इसकी मदद करता रहा।
इसकी खोज को आसान बनाता रहा। सर ये बंदा जब इंदौर में था तब इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर शो हो रहा है 444097 ये नंबर होशंगाबाद के कांस्टेबल अरविंद शुक्ला का है। इस अरविंद से इस बंदे को जगदीश चौहान का जबलपुर वाला एड्रेस मिला। जय हिंद सर जी, कांस्टेबल अरविंद शुक्ला बोल रहा हूँ होशंगाबाद से। अरविंद तुम्हारे फ़ोन से 4447895543 इस नंबर पर एक कॉल गया था। ये वही नंबर है जो प्रकाश गुप्ता ने तुम्हारे थाने में दिया था जब वो जगदीश चौहान की तलाश में आया था। हाँ हाँ, मैंने कॉल किया तो था उसे। अरे पागलों की तरह जगदीश जी से मिलना चाहता था। तो जबलपुर का एड्रेस तुमने दिया था? जी हाँ, मैंने दिया था। दरअसल उसके यहाँ आने के 4 महीने बाद मुझे जबलपुर का एड्रेस मिला था, तो मैंने ही कॉल किया था उसे। अरविंद जी, आप पक्का है कि जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए हैं? 100% पक्का प्रकाश। जबलपुर में लक्ष्मी नगर है, मेरे पास उनका नंबर भी है, बात भी हुई थी उनसे मेरी, बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा, आपने बात की मेरे बारे में? क्या बताया आपने? कि प्रकाश गुप्ता नाम का जवान आदमी आपको ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें तो तुम याद भी नहीं, पहचाना नहीं तुम्हारे नाम को। कैसे याद आएगा उन्हें अरविंद जी, बहुत सालों पहले की बात है ना। लेकिन कोई नहीं, मुझे आमने सामने देखेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। क्या ये, कौन हो तुम? हथियार नीचे करो, मैं कह रहा हूं हथियार नीचे करो। पहचाना नहीं जगदीश चौहान? नहीं, कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसकी जिंदगी तेरे नाम गिरवी रही है पिछले 15 सालों से, अभी भी है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। ये गन, ये खिलौना नहीं है, नीचे करो इसे। बात करो मुझसे, बताओ मुझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, बताओ। सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे पूरा करने। ये लाइन जबान पर लेकर निकल पड़ा, ढूंढा जगदीश जी को और मार डाला। ये एक निजी मसला है, जैसा कि हमें पहले से शक था। पर ये है कौन, और इतने ढेर सारे स्केचेस? क्या ये अलग अलग लोग थे, एक से ज्यादा थे? ये सारे स्केचेस अगर किसी एक ही आदमी के हैं तो इतने अलग हैं कि कोई कैसे पहचानेगा उसे? ये सारे स्केचेस अलग अलग जरूर हैं, पर हैं एक ही आदमी के। ये एक आदमी का प्लान है। उसने पूरे 4 महीने जगदीश जी को ढूंढा, 4 अलग अलग नाम लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशनों से उसने मदद ली, पर कत्ल का मकसद क्या था ये अभी तक पता नहीं। 2003 में होशंगाबाद में कुछ हुआ था, किसी ने धमकी दी थी जगदीश जी को, कोई निजी मामला, ऐसा कुछ जिसकी वजह से जगदीश जी ने किसी को ठेस पहुंचाई हो। 2003, इतने साल पहले? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं बहुत छोटा था। मैं तो सेकेंडरी स्कूल में दाखिल हुआ ही था सर, और मुझे कुछ याद भी नहीं है। जहां जहां भी इस आदमी के बच्चन पड़े, हम वहां की जमीन आसमान एक करने लगे। होशंगाबाद पोस्टिंग के दौरान सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान ने जितने केस भी हैंडल किए थे, हमने वो सारे केसेस खंगाले। उस दुश्मनी, उस रंजिश की जड़ ढूंढने जो इस कत्ल के पीछे हो सकती थी। सच्चे दिल से अगर कुछ तमन्ना करो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपकी वो तमन्ना पूरी करने में। हमारे संदिग्ध की असली शक्ल कैसी थी, अब इसकी पहली झलक हमारे सामने आने वाली थी। बिल्कुल मिलती जुलती तो नहीं है, पर ये तस्वीर हमारे स्केचेस से काफी क्लोज है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद, इन सभी थानों में इस तस्वीर को घुमा और वहां के ऑफिसर से पूछो कि क्या ये वही बंदा है। जबलपुर प्लेटफॉर्म्स के सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं सर, उससे हमें कंफर्म पता चल सकता है कि उसने कहाँ की ट्रेन ली थी। शायद वो उसका असली ठिकाना हो। वैसे तो उसने कोलकाता कहा था, पर जाहिर है सर,
झूठ बोला होगा। लग जाते हैं, पहुंचते हैं इस तक और पता करते हैं कि क्या ये वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और अगर ये वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते इसने सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान की हत्या की? मकसद क्या था? हम सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे थे इसे पकड़ने की, बल्कि यकीन था कि वो हमारी गिरफ्त में होगा और बहुत जल्दी होगा। फिर प्लेटफॉर्म्स के सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं सर, उससे हमें कंफर्म पता चल सकता है कि उसने कहाँ की ट्रेन ली थी। हाँ संजय, यही हो रवि कुमार? हाँ संजय, यही है ब्रजेश शर्मा। हाँ हाँ, यही था वो संजीव तिवारी। अब हम 100% श्योर हैं कि इसी बंदे ने जगदीश जी पे फायर किया था। पर मैं इसे नहीं जानती। कौन है ये? नाम क्या है इसका? इसके कई नाम हैं। पर इसकी मेरे पापा से क्या दुश्मनी थी? वो अभी नहीं पता, लेकिन पीयूष ये तुम्हारे पापा को लेकर काफी इमोशनल हो जाता था। ये कोई निजी मामला ही है। सर, हमने 2003 के सारे केसेस को स्कैन कर लिया है और हम कांस्टेबल शंभू अधिकारी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है शंभू अधिकारी? सर, ये हमारे ही थाने के रिटायर्ड कांस्टेबल हैं जिन्होंने जगदीश जी के साथ कई सारे केस निपटाए हैं, यही होशंगाबाद में। लगे रहो आशीष, अब हमारे पास मुजरिम का एक चेहरा तो है, हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम कत्ल के मकसद का पता करो। सर, अगर उस बंदे का नाम पता चल जाता तो पुरानी फाइलों में उसको ढूंढने में आसानी होती, पर इस वक्त हमारे पास उसका नाम नहीं है। हमने जबलपुर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, उससे पता चलेगा कि उसने कौन सी ट्रेन ली, कहाँ से बिलोंग करता है। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। तब तुम फर्स्ट ईयर में थे विनोद भैया और मैं 10th में। हाँ वो तो मुझे याद है, पर मुझे यही याद नहीं आ रहा है कि 2003 में ऐसा क्या हुआ था। मम्मी को कुछ याद आया? मम्मी तो कह रही हैं कि 2003 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना फैमिली में, ना दोस्तों के बीच, ना कुछ। तो फिर पापा को किसी केस को लेकर कोई खतरा था तब तो हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि पापा काम की बातें घर पर डिस्कस नहीं किया करते थे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस बार बार यही कही जा रही है कि हमारा कोई निजी मामला है। क्या निजी मामला हो सकता है विनोद? क्या पापा जी ने किसी के साथ कुछ गलत किया था? गलत मतलब? कैसे गलत किया? मेरा मतलब है कि हो सकता है पापा जी ने अनजाने में कभी किसी गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया हो। माँ, पापा, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर इस एक हादसे का बोझ मैं ज़िंदगी भर उठाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं। इस घर की मायूसी में मेरा दम घुटता है, मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं जैसे भी अपना देख लूँगा, लेकिन इस घर में वापस लौट के नहीं आऊँगा। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, पुलिस थानों के चक्कर काटने में अपना समय ज़ाया ना करना। मैं साफ साफ कहकर जा रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आपका बेटा आनंद। आनंद भैया प्लीज़ वापस आ जाओ। पापा तो एकदम टूट ही गए। प्लीज़, उन्हें हमारी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टूट गए भैया। आप इस तरह से चले गए, माँ झेल नहीं पाई। पापा भी बहुत तकलीफ में भैया। अब जल्दी वापस आ जाओ। माँ पापा मेरे चले जाने को झेल ना पाए, या तुम उन्हें न झेलने वाली तकलीफ दे रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? आपको पापा का दर्द समझ नहीं आता? वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन तुझे जो कुछ भी करना है कहना है करते रहे। वैसे भी तू यही तो करते आ रहा है ना। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा। तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा। लेकिन मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे। उम्मीद करता हूँ कि पापा को तेरे पागलपन में अपने आप को खोना ना पड़े, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा।
तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे। सर, जबलपुर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मिल गया, लेकिन लगता है अपना बंदा हमसे एक कदम आगे था। जानता था हम फुटेज खंगा लेंगे। सर, वो स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि हमें पता न चल पाए कि उसने एक्चुअली कौन सी ट्रेन गेम खेल रहा है। सर, वो सर उसने कौन सी ट्रेन ली फाइनली? बड़ी अजीब बात है, देखिए सर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी ट्रेन है? भोपाल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 4:30 बजे निकलती है, पर अपना बंदा नहीं निकला। वो 4:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आता है। ये मुंबई जाने वाली ट्रेन है, 5:05 की, और ये आदमी 4:50 में इस ट्रेन में घुसता है और 4:55 पे ये फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नजर आता है। यहाँ ये 5 मिनट रुकता है और फिर उसी दिशा में वापस जाता है जहाँ से आया था। और फिर कहीं नहीं दिखता सर। मुंबई वाली ट्रेन ली 5:05 वाली? सर, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थी और ये वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया हो, ऐसा किसी कैमरे में नहीं दिखा। उसके बाद की कोई ट्रेन? 5:25 पे एक ट्रेन है अहमदाबाद की। साफ है, ये बंदा जानता था कि कत्ल के बाद भागते वक्त इसकी पूरी जर्नी ट्रैक कर सकता है। सर, कितने ही पुलिस स्टेशन में इसने जगदीश चौहान को ढूंढा है। ये पक्का जानता होगा हम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और तैयारी से पहले से थी, अलग अलग थानों में अलग अलग नाम, और मर्डर के बाद ये आंख बिचौली रेलवे प्लेटफॉर्म पर। सीसीटीवीज की भी स्टडी की होगी, तभी तो कैमरों को चकमा देकर अहमदाबाद या मुंबई की ट्रेन में शायद चढ़ गया होगा। या शायद स्टेशन से बाहर चला गया हो, ट्रेन उसने ली ही ना हो। ये सारा नाटक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया हो, बस पकड़ के निकल गया हो। फ्लाइट सर उसने ली नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट पे वो स्पॉट हुआ नहीं है, और जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स काफ़ी कम है। तो इस बंदे को मुंबई और अहमदाबाद से ढूंढना खास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। फिर भी एक बार चांस लेते हैं सर। मुंबई और अहमदाबाद के पुलिस टीम्स की मदद लेते हैं और साथ ही होशंगाबाद में खोज और टाइट करते हैं। इसका 15 साल पुराना कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, कोई तो होगा जो इसे जानता हो। ठीक है, जगदीश जी की 2003 में होशंगाबाद में पोस्टिंग थी। खबरियों को लगा दो काम पर संजय। सर, सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब के पोस्टर बनवाते हैं, स्टेट के सभी न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा। बहुत हो गया चूहे का खेल, अब खुले मैदान में उतरते हैं और इसे भी उतारते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलावा हम उस बंदे को मुंबई में भी ढूंढ रहे थे, अंधेरे में तीर चला रहे थे। अहमदाबाद में भी खोज शुरू हो गई, क्योंकि हमें लगा कि हमें चकमा देने के लिए उसने शायद जबलपुर से 2 में से कोई भी ट्रेन ली हो। पर हमारे संदिग्ध की खोज में सबसे पहली खबर पड़ोस के होशंगाबाद से आई, जो हमारे रडार पर सबसे ऊपर था।
गिरीश जी, गुरु, मेरे आदमी जावेद से आपकी बात हुई थी। आपने बताया था कि ये आदमी आपके लॉज में आया था और ठहरा भी था। हाँ, ये आदमी दिसंबर में ठहरा था यहाँ। मैंने रजिस्टर भी निकाल के रखा। हाँ, ये 4 दिसंबर 2017 से 10 दिसंबर 2017 था। प्रकाश गुप्ता, यही नाम इसने पुलिस स्टेशन में भी बताया था, लेकिन नाम फर्जी है। इसी नाम का इसने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया था। उसका कॉपी होगा क्या आपके पास? कोलकाता, ये भी फर्जी है। दिखने में आदमी सही था वैसे। गिरीश जी, इस आदमी के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं क्या? सीसीटीवी है ना, मैं कम से कम 6 महीने का बैकअप रखता हूँ। ये हुई ना बात, इसका फुटेज सीडी में डालकर फटाफट दे दीजिए। हाँ, इसमें उसका दोस्त भी दिखेगा फुटेज में। दोस्त? हाँ, उससे मिलने आता था ना। 4 से 10 दिसंबर के बीच सारे फुटेज को डीवीडी में राइट करके दे दीजिए। 4 दिसंबर को चेकिंग होते हैं और फिर शाम को 5:30 बजे एक दोस्त मिलने आते हैं। सर, थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए। इस दोस्त ने साथ में चेक इन नहीं किया, मतलब लोकल हो सकता है, शायद होशंगाबाद का या आसपास कहीं का। 100%। 4 के बाद 10 तारीख तक ये दोस्त रोज आया है कमरे पे। कभी अकेले बाहर निकलता था तो कभी इसके साथ बाहर निकलता था। और ये गिरीश, लॉज का रिसेप्शनिस्ट, इसे इसके दोस्त का नाम वगैरह कुछ याद है? फर्स्ट टाइम लॉज में आए तो दोनों के बीच में काफी बातें हुई हैं, फुटेज में दिख रहा है। पूछा मैंने, लेकिन गिरीश भाई को याद नहीं। अब अपने पास 2 टारगेट है। हम अपने इस बंदे को एक्स नाम देते हैं और इसके इस दोस्त को वाई, जो कि पूरे चांसेस हैं होशंगाबाद या आसपास का ही होगा। गुरु, एक काम कर, अपने सब लड़कों को बोल कि वो इस एक्स के साथ साथ पूरे होशंगाबाद में इस वाई की तस्वीरें भी घुमाएं। अगर हमें ये वाई मिल गया तो ये वाई हमें एक्स तक लेकर जाएगा। इस बंदे को ढूंढना है। ये बंदा इस बंदे का दोस्त है। ये बंदा यहाँ होशंगाबाद या आसपास का हो सकता है। इस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना है, समझे? सर, 2003 में लगभग 50 केस रजिस्टर हुए, सारे के सारे स्कैन किए हैं सर, लेकिन इनमें से तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जहां संदिग्ध या फिर मुजरिम वापस लौटकर ऐसा जानलेवा हमला कर सके। और सर, ये अपना बंदा एक्स यहाँ के हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में आपको कहीं देखा? मौजूदा लिस्ट में तो इसका कोई फोटो नहीं है, और सर इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये किसी संदिग्ध या फिर सजा काट रहे किसी मुजरिम का दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। ऐसे भी कई लोगों से हमने पूछताछ की, उनसे कांटेक्ट किया और तस्वीर भी दिखाई, लेकिन किसी ने इसको पहचाना नहीं सर। 15 साल पहले का एक्स आज के एक्स से अलग दिखता होगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिस्ट्री शीटर होगा, क्योंकि कोई हिस्ट्री शीटर ऐसे किसी को ढूंढते हुए सीधे पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। जिस तरह का इसका बर्ताव और हुलिया था, ऐसा लगा नहीं सर, पढ़ा लिखा और डिसेंट सा बनता लगा। सर, कोलकाता आरटीओ से जवाब आया। इस प्रकाश गुप्ता का लाइसेंस, नाम और एड्रेस सब फर्जी है। कैसे भी करके हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। ये आके इस तरह से एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को मार के चला जाता है, और कत्ल के 3 हफ्ते बाद हमारे पास इसकी और इसकी दोस्त की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। मकसद क्या था इसका? सर, वो रिटायर्ड कांस्टेबल शंभू जी आए हैं, जो जगदीश जी की टीम में थे 2003 में। शंभू जी, आइए। सर जी, सच कहें तो कौन से मुजरिम के दिमाग में बदले का कीड़ा घुस जाएगा, यह हम में से कोई नहीं बता सकता। आपकी बात सही है शंभू जी, पर कोई तो ऐसा केस आया होगा जिसमें संदिग्ध या मुजरिम आपको ऐसा लगा हो, गुस्सैल, सरफराज। मैंने सारे केसेज याद किए और जितने याद आए उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था जिसमें किसी के खिलाफ कोई गलत चार्जशीट बनी हो। जगदीश सर भी बहुत सटीक थे अपने काम में। हमने जगदीश जी के कई केसेस स्कैन करवाए, पर हमें ना इस बंदे का पता चल रहा है और ना इसके मकसद का। शंभू जी, अभी तक जो सामने आया है वो पर्सनल ही लग रहा है, लेकिन जगदीश जी की फैमिली कह रही है कि ये कोई निजी पारिवारिक मामला भी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की, जो कुछ भी हुआ वो 2003 और 2005 के बीच यहीं होशंगाबाद में हुआ। आशीष साहब ने कल रात मुझे ये तस्वीर भेजी थी, मैं काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। तो आपको कुछ याद आया? देखिए शंभू जी, इस बंदे ने अपनी खोज आपके होशंगाबाद थाने से ही शुरू की थी, दिसंबर 2017 में।
नहीं करना चाहिए था बच्चे। सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चेहरा मुझे उस लड़के की याद दिला रहा है। कौन लड़का शंभू जी? केस क्या था? नाम क्या था लड़के का? नाम वाम तो याद नहीं है, काफी साल हो गए ना। पर शंभू जी केस तो दर्ज हुआ होगा ना? केस नहीं था, दर्ज नहीं किया था। सिर्फ ये आंखें, मुझे अब याद आ रहा है सर, शायद वो यही था। कौन लड़का शंभू जी? एक 18 साल का लड़का था, लड़की का मामला था। कौन सी लड़की? लड़की का नाम क्या था? नाम तो याद नहीं है मैडम, प्यार का मामला था। भागे थे दोनों। लड़की के माँ बाप हमारे पास मदद के लिए आए थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी सीधी और शरीफ लड़की है, वो खुद से उस लफंगे के साथ जा ही नहीं सकती। लेकिन ये चिट्ठी, ये उसकी खुद की लिखाई है? आप कहना क्या चाहते हैं? वो खुद से भागी होगी? लड़की नाबालिग थी सर, और इस लड़के के साथ भागी थी, और ऊपर से पीछे चिट्ठी भी छोड़ गई थी। हमने लड़के के परिवार को भी हाजिर किया था। उनके पास भी एक चिट्ठी थी जो लड़का पीछे छोड़ गया था। मालूम यह हो रहा था कि लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था और भागे थे। तेरे लड़के ने मेरी बेटी का किडनैप किया है, किडनैप। उसके बोलेपन का गलत फायदा उठाया है। क्रिमिनल है तेरा लड़का। हमारा बेटा भी चिट्ठी छोड़ कर गया है, मतलब दोनों बच्चे साथ मिलकर भागे। देखिए सर, दोनों बच्चे हैं, जवानी की कगार पे हैं, बहक गए होंगे और कर दी ये गलती। तुम्हारा बेटा कहाँ है? सर अगर मुझे पता होता तो मैं बच्ची के साथ उसे यहाँ लेकर आता। तेरे लड़के ने मेरी लड़की से जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई। सर दोनों घरों में चिट्ठियां मिली हैं। सर दोनों ने साथ में मिलकर बचकानी हरकत की होगी। अच्छा, तो ये बचकानी हरकत करने से पहले तेरे भाई ने तुझे बताया था क्या? सर अगर वो बताता तो मैं उसको भागने देता क्या? नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं है। उसके भागने के प्लान को लेकर हमें भनक तक नहीं मिली। झूठ बोल रहे हैं साहब साहब, ये सब जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। अब ये नाटक बंद करो और सच सच बता दो, और बेटे ने इनकी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है, वरना बाप बेटे को अंदर कर दूंगा अभी क्या भी। हमें कुछ पता नहीं, आप यकीन कीजिए हमारा। सर मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन उसने अपने किसी भी दोस्त को एक शब्द भी नहीं बोला। अब दोनों बच्चों को ढूंढकर वापस लाइए। हम मानते हैं कि हमारे लड़के की गलती है, लेकिन वो भी तो बच्चा ही है ना सर। चुप कर, बच्चा बच्चा बोलकर पल्ला मत झाड़। तेरे बेटे ने गलत नहीं बल्कि गुनाह किया, गुनाह। नहीं, अगवा किया है मेरी बच्ची को इन सब ने। सर मेरी शिकायत दर्ज कीजिए इन सब के खिलाफ। ऐसा मत कहिए, दोनों बच्चे हैं, सिर्फ उनसे गलती हुई है। अब भीगी बिल्ली तो ना बनो, तुम्हारा लड़का कोई बच्चा नहीं है, 18 साल का है। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, इनकी बेटी नाबालिग है। किडनैपिंग के साथ और भी संगीन चार्ज लग सकते हैं और वो मैं लगाऊंगा। क्योंकि लड़की नाबालिग थी, हमने तुरंत एक्शन लिया। उस लड़के के बाप को बुलाकर कड़ी पूछताछ की और जोड़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। 3-4 दिनों के अंदर ही एक लॉज में दोनों मिल गए। तुझे पता है अब क्या चार्जेस लगेगी तुझ पे? कैसे चार्जेस सर? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, शादी भी करना चाहते। हाँ सर, हमने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। ए लड़की, 16 साल की है तू, नाबालिग है, पता है? लेकिन मैं तो 18 साल का हूं ना, बालिग हूं, और मैं हम दोनों की जिम्मेदारी लूंगा। अरे सर मारिए मत उसे। चुप, पीछे हट। तू जिम्मेदारी लेगा? तू तो बेटा अब जिम्मेदारी लेगा तेरे जुर्म की कोर्ट में। किडनैपिंग तो हुआ है, अब मेडिकल के बाद रेप के चार्जेस भी लगेंगे। ये क्या कह रहे हो सर आप? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। हाँ सर, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। चुप! जबरदस्ती नहीं कि तुम नाबालिग लड़की को भगा के क्यों लाए हो तुम? देखिए सर, हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल देने का आपको कोई भी हक नहीं बनता है। मुझे मेरा हक बताएगा? जानता नहीं अब तेरे साथ क्या होने वाला है। हमें कुछ नहीं सुनना है सर, उस लड़के पर किडनैपिंग का केस करना है बस। देखिए, हम उससे सख्ती से पेश आएंगे, वो आपकी बेटी को फिर कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अभी तक जो किया है वो कम है। अरे पूरी बिरादरी के सामने हमारी थू-थू हो रही है। मैं तो कहती हूँ सर, उसके माँ और बाप और उसका वो भाई, उन तीनों को अंदर कर दीजिए। उन चारों के खिलाफ किडनैपिंग का चार्ज लगाइए सर। इसने हमारी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए इसे जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए।
इस आदमी के चेहरे पे जो, पता नहीं क्यों इसकी आंखें मुझे उस लड़के की याद दिलाती है। एक अजीब सा गुस्सा था उसकी आंखों में। 2 रातें हमने उसे लॉकअप में रखा था, फिर उसे छोड़ दिया था स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर कि लड़की के आसपास भी नजर ना आए। लड़की के माँ बाप खूब उधम मचा रहे थे कि केस बनाओ, लेकिन लड़के खुद खिलाफ थे इल्जाम लगाने में। बोलती रही कि अपनी मर्जी से भागी थी उसके साथ। जगदीश सर ने फैसला किया कि वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए लड़के को। क्या कोई इतने सालों तक अपने मन में इतनी नफरत पाल सकता है? मैं पक्का नहीं कह सकता सर। शायद ये लड़का वो आदमी नहीं है शंभू जी। शंभू जी, कोई और केस याद आ रहा है आपको? नहीं, और तो कोई ऐसा केस याद नहीं आ रहा है जहां ऐसे कोई इतने सालों बाद वापस आकर जगदीश सर को मार दे। पर जितनी बार मैं इस तस्वीर को देखता हूं, वो लड़का बार बार मुझे याद आता है। उसकी आंखें सामने आती हैं, पर नाम याद नहीं आता। वो लड़का लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल का नाम कुछ याद है? नहीं, वो भी याद नहीं है। यह आदमी उस लड़के जैसा दिखता तो है, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई इतनी दुश्मनी इतने सालों तक पाल सकता है। वो ऐसा क्यों करेगा? जो हुआ उसे सालों गुजर गए। पता करवाना है किसे? सारे के सारे स्कूल्स में चेक कर सकते, लेकिन 2003 का इंसिडेंट है, किसे याद होगा किसे नहीं कह नहीं सकते। और वैसे भी उन दोनों के नाम भी नहीं पता है। लड़का तब 18 साल का था, तो अब 33 साल का होगा। हमारा संदिग्ध भी इसी उम्र का है। क्या ये आदमी वही लड़का है? सर, जैसा कि शंभू जी ने बताया, उसे लगता तो नहीं है कि इतनी गहरी दुश्मनी वाली कोई बात थी। शायद वो अपनी लव स्टोरी टूटने की वजह जगदीश जी को मानता हूँ, और 15 साल पुराने इस घाव को नासुर बनाए रखा हो अपने अंदर। Yeah, Ashwin. Come to my cabin. Yeah, come in. ये क्या चल रहा है? क्या हुआ? मैंने कुछ खबर सुनी तुम्हारे बारे में। कैसी खबर? तुम बता। खबर आपने सुनी है, आप ही बताइए। यार, तुम्हारे साथ ना ये सीरियस वाली एक्टिंग भी नहीं चलती। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। ओ यार, प्रमोशन की न्यूज़ के बाद कोई ओ बोलता है क्या? कोई खुशी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं? नहीं, खुशी है ना। तो फिर इतने ज़्यादा टेंस क्यों लग रहे हो? जब से तुम वापस आए हो ना, तुम में कुछ बदलाव आया है। ऑफिस में सभी कह रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, हेलो तक नहीं कहते। व्हाट्स ट्रबलिंग यू? नहीं, बात करता हूँ सबसे। 4 महीने तुम कहाँ थे? प्रमोशन की न्यूज़ के लिए थैंक्स अश्विन। ये प्रमोशन का मेल मुझे आएगा ना? हाँ, हेड ऑफिस से और पर्सनल से मेल आ जाएगा। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं खुद दूं। थैंक्स। समीर, किस बात की इतनी परेशानी है? देखो, बॉस की पोजीशन से नहीं, फ्रेंड की पोजीशन से पूछ रहा हूं। What's troubling you? सच बोलो, जिंदगी में इतना सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया। अब शांति है, बहुत ज्यादा शांति। सर, फाइनली हमारे केस का खाता खुलने जा रहा है। सुना, जल्दी सुना। सर, वाई का पता चल गया है, जो आपको एक्स तक ले जाएगा। नाम पता चला? रमेश चौबे। हमारा अंदाजा सही था, यही होशंगाबाद का रहने वाला है। मैंने उसके घर पे फील्डिंग लगाई है, बस आप लोग तुरंत आ जाइए। हाँ जी।
जबलपुर पुलिस। जी कहिए। कहना तुझे, सवाल हम करेंगे। लॉकअप पे। ये तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है इसका? एड्रेस और नंबर भी बोलो। सर ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। देख रमेश, तुझ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले। अगर तू 2 सेकंड के अंदर नहीं बोला ना तो तुझे पूरा तोड़ देंगे हम। समीर जायसवाल जी। कहते हैं सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात जुट जाती है। कायनात हमें तुम्हारे पास ले आई समीर जायसवाल। चलिए। मेरी लाइफ तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब रीचा और मुझे पकड़कर वापस लाया गया। वो होना नहीं चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों बस हमेशा साथ रहना चाहते थे। हम दोनों सिर्फ यही चाहते थे बस। मेरा उसे और उसका मुझे चाहने में हमारे संस्कारों, हमारी परवरिश का कोई लेना देना नहीं था। हम सच्चा प्यार करते थे एक दूसरे से। घर से भागने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था। मैंने उसे किडनैप नहीं किया था, हम दोनों अपनी मर्जी से भागे थे और हम दोनों को अपनी मर्जी के खिलाफ वापस लाया गया, अलग किया गया। उसके बाद रीचा और उसकी फैमिली होशंगाबाद छोड़ के कहीं और चली गई। वो हमेशा के लिए चली गई, दोबारा कभी देख तक नहीं पाया उसे। और इस सब के लिए तूने इंस्पेक्टर जगदीश चौहान को जिम्मेदार ठहराया। रिचा नाबालिग थी उस वक्त, केस बनता तो कहीं के नहीं रहते तुम। वो तो वैसे भी कहीं का नहीं रहा। मुझे जो जिल्लत का सामना करना पड़ा वो करना पड़ा, लेकिन मेरे पापा, उनके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर जो हुआ वो जुर्म था कोई, तो उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार था। पर उसके लिए मेरे पापा को सजा क्यों दी गई? उन्हें क्यों लॉकअप में रखा गया? कभी एक शब्द नहीं बोले मेरे पापा, लेकिन मुझे साफ नजर आता था उनके चेहरे पर कि उन्होंने भयंकर अपमान झेला था। क्या ये सही है किसी से कोई कानून टूटे, और वो भी अनजाने में? तो आप उसके बाप को बुरी तरह बेकाबू करो। शरद जायसवाल, भाई नसीब अच्छा है तुम्हारा जो उस लड़की ने कोई चार्ज नहीं लगाया तुम्हारे बेटे पे। वो लोग अपना केस वापस ले रहे हैं। अरे हीरो, तुम लोग अगर मेरे हाथ नहीं लगते ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की हालत मैं खराब कर देता। क्यों क्यों करेंगे आप ऐसा? और मेरे परिवार वालों ने किया ही क्या? भागा तो मैं था ना। साहब 18 साल में इतनी अकड़ है? ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है शरद। पंख निकल आए तेरे बेटे के। इसे जो पंख आए ना वो तेरी वजह से। मेरे पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। समीर चुप कर, मैं कह रहा हूं ना। आंखें नीचे कर, तो सारे 1 मिनट में चर्बी उतार दूंगा यहीं पे। वो तो मैंने मना कर दिया था उन लोगों को केस करने के लिए, पर अब तो लगता है कि करना ही चाहिए था। तगड़ी चार्जशीट बनती, 7-8 साल के लिए जाता अंदर। चल निकल यहां से, और इसके साथ सख्ती से पेश आ। अकल ठिकाने ला इसकी, नहीं तो बड़ा होके और जुर्म करेगा तेरा बेटा। चलो निकलो यहां से। वो हर कदम पर मेरे पापा की इंसल्ट करता, उन्हें नीचा दिखाता। रोज शाम जब पापा घर लौटते ऑफिस से तो उनकी गर्दन नीचे रहती, आंखें नम सी होती, शर्म के मारे, जैसे मैंने कोई कत्लेआम किया।
उनके चेहरे का दर्द मुझे 24 घंटे दिखता, महसूस होता। मैं जानता था कि वो जिल्लत महसूस करते हैं। कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, एक उफ की आवाज नहीं की, बस अंदर ही अंदर घुटते गए, मिटते गए। गया पान लगा देने। शरद जायसवाल ठीक तो हो ना? मुझे लॉकअप से छोड़ दिया गया, लड़के पर नजर रखे हो ना? लेकिन हमारी जिल्लतें खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब भी वो मेरे पापा से टकराता, पट्टा बांधना चाहिए। वो उन्हें जलील करता। मेरे सामने ये एक बार हुआ था, पर मुझे यकीन था कि जगदीश ने मेरे पापा को ऐसे कई बार जलील किया होगा। मुझे थप्पड़ मारे, गालियां दी गई, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे कारण मेरे पापा की बेइज्जती होती रही। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पापा को मायूस नहीं देख पाता था। मेरे पापा मेरी दुनिया थे, और मैं उस दुनिया को एक एक दिन, एक एक रात बिखरते हुए, टूटते हुए देख रहा था। रीचा मेरा प्यार थी, पापा मेरे सब कुछ। दोनों को मुझसे अलग कर दिया उस एक आदमी ने। उन्होंने तुझे जेल से बचाया, एक नाबालिग लड़की को बचाया, एक संगीन जुर्म होने से बचाया। सच्चा प्यार करना जुर्म है? सच्चा प्यार होता तो रुकते, इंतजार करते रिचा के बालिग होने का, अपने 21 साल के होने का, और उससे पहले अपने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करते। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स उस बात के लिए राजी नहीं होंगे। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने किया। अगर कोई दो इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला करे तो उससे कोई कानून तो नहीं टूटता है ना। अगर उसने हमें अलग नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उस एक आदमी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। रीचा चले गई, पापा भी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी इज्जत चली गई, मेरा भाई भी घर छोड़ के चला गया, फिर मम्मी भी चल बसी। ये सब कुछ हुआ उस एक आदमी की वजह से। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं कई बार होशंगाबाद पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहता, इस इंतजार में कि कब मुझे जगदीश चौहान दिखे और मैं उस पर हमला करूं, उसे बताऊं कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैं ऐसा कर ही देता अगर मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं होता। तो क्यों कर रहा है बेटा? समीर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, मुझसे बर्दाश्त नहीं, उसने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। उसे भूलने की कोशिश कर, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। क्या गलती थी मेरे और ऋचा के रिश्ते में? क्या गलत किया था हमने? और इन सब में आपकी क्या गलती थी पापा? वो शहर छोड़कर जा चुकी है, भूल जाओ उसे। तो वो इंस्पेक्टर क्यों नहीं भूलता? आप मौका ढूंढ ढूंढ के आपकी इंसल्ट करता है। अपने गुस्से पे काबू रख, तेरी जिंदगी पड़ी है सामने। देख बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीता हूं। तुम्हें अपने इस अतीत को भूल कर जीना होगा। नहीं हो पाया मुझसे सर। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जीना नहीं हो पाया मुझसे। जगदीश चौहान ने मेरे साथ जो किया था वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, जिससे मैं अलग नहीं हो पाया। फिर भी एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी सब कुछ भुलाने की, लेकिन जगदीश चौहान ने मुझे भूलने नहीं दिया। मैं और नमिता एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ने दी गई। क्या हुआ पापा? और लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें यह रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं है। अमिता, एटलीस्ट रीजन तो बताओ। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, सब कुछ सही चला था हमारे बीच, एंगेजमेंट की तारीख भी लगभग, फिर ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है हमारी जमेगी नहीं समीर। क्यों? ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो बेटर है हम यहीं रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। किसी ने मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ तुमसे कुछ कहा है क्या, या तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं,
जगदीश चौहान है ना? उसी ने कान भरे तुम सबके। क्या? मुझे नहीं पता कौन है जगदीश चौहान। रहने दो, पहले रीचा, फिर नमिता। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करता गया, लेकिन उसके बाद मैंने पापा का दिल दुखाने जैसा कुछ नहीं किया। उनकी हर बात मानी, क्योंकि पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। पर जब वो चल बसे, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। जितनी तकलीफ मैंने झेली थी, उतनी या उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मेरे पापा ने झेली। जगदीश चौहान ने मेरी भरी हुई जिंदगी में खालीपन भरना शुरू कर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ खालीपन था। गुस्से से पागल हो जाता हूं रमेश। कब तक जलता रहेगा ऐसे? जब तक मैं जिंदा हूं, या फिर जब तक वो जिंदा है। देख समीर, हर इंसान को अपनी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा करना पड़ता है, और उसका एक ही तरीका है, उस अधूरेपन को छोड़ देना, भुला देना, बहा देना। वो अंग्रेजी में कहता है ना, मूव ऑन। उसने मुझे कभी मूव ऑन करने ही नहीं दिया रमेश। उसने पापा के साथ जो ज्यादती की है, मुझे अंदर जकड़ रखती है। मत इस तरह से जकड़ कर रख अपने आप को, निकाल के फेंक दे बाहर। सर, समीर बचपन का दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। मैंने बस उसे एक सलाह दी थी, एक याद में जकड़ा मत रहे, खुला छोड़ दे मन को। मतलब मार डाल जगदीश चौहान को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन तुम्हें मालूम था समीर ने गन खरीदी। तुम्हें यह भी मालूम था कि वो जगदीश चौहान की खोज में निकला है। फिर भी ना तुमने उसे रोका और ना ही पुलिस को आगाह किया। और फिर जब वो जगदीश चौहान तक पहुंच गया, तुम्हें फोन किया, तब भी तुमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शायद मुझसे गलती हो गई सर। शायद गलती नहीं हुई, पक्का गलती हुई। गुनाह हुआ है तुमसे। इस मर्डर में तुम बराबर के भागीदार हो रमेश। रमेश, रमेश, मैंने उसे ढूंढ लिया मैंने उसे रमेश। अरे वो मुझे मिलना ही था, मेरी नियति में लिखा था कि वो मुझे मिलेगा। दोबारा सोच ले, क्या सही कर रहा है तू? मेरी लाइफ में इससे ज्यादा और सही कुछ नहीं। मैंने उसे ढूंढा और वो मुझे मिला, बस। अब मैं अपने आप को इंसाफ दूंगा। यकीन कीजिए मेरा सर, मैंने उससे कहा था जो तू सोच रहा है करने की सही नहीं है। बहुत दबी आवाज में कहा तुमने, और बहुत देर से कहा। ये ख्याल उसके मन में आते के साथ ही उसे रोकना तुम्हारा फर्ज था रमेश। लेकिन तुमने क्या किया? फर्जी नाम और एड्रेस देकर उसके लिए सिम कार्ड खरीदा। आखिरकार पूरे 15 साल के बाद मैंने अपने अंदर के अधूरेपन को मिटा दिया सर। कौन हो तुम? हथियार नीचे करो। मैं कह रहा हूं हथियार नीचे करो। मुझे पहचाना नहीं? जगदीश चौहान? नहीं। कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसकी जिंदगी तेरे नाम गिरवी रही है पिछले 15 सालों से। अभी भी है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। ये खिलौना नहीं है, नीचे करो इसे। मैं अपनी रीचा को आज तक नहीं ढूंढ पाया। बाकी सबको भी मैंने खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। मैं वही हूं जिसे तूने बचपन में अपने प्यार से अलग किया था। याद कर भोपाल का वो लॉज, जहां से तुम मुझे और मेरी रीचा को जबरदस्ती पकड़कर होशंगाबाद ले आया था। जायसवाल? समीर जायसवाल? शरद जायसवाल का बदनसीब बेटा, जिसे तूने जीते जी कत्ल कर दिया था। गन कहां से खरीदी? मुंबई से, एक सप्लायर से पहचान थी। नंबर दो उसका। अब नहीं मेरे पास। तो अब तेरे अंदर का अधूरापन खत्म हो गया? मिलके तेरी आत्मा को शांति? जी, ऐसा ही समझ लीजिए।
देख, तेरा अतीत तेरा है, मैं उसे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिस अधूरेपन की तू बात कर रहा है ना, दरअसल वो महज एक रंजिश है, बहाना है, बैसाखी है, एक सहारा है जिसे पकड़े तूने सिर्फ एक दूसरे इंसान को आज तक दोष दिया है। और जगदीश चौहान ने क्या अलग कर दिया? मेरी उस एक हरकत के लिए उसने किसी और को दोष दिया, दर्द दिया, दंड दिया, और वो कोई और मेरे पापा थे। अभी आप मुझे लेक्चर देंगे कि मैं कितना गलत हूं। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन किसी ने जगदीश चौहान से कहा कि उसने कितना गलत किया था। किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं हो जाता। जानता हूं, पर कम से कम गलतियों का बैलेंस तो ठीक होता है। गलत कत्ल या कोई भी जुर्म बैलेंस ठीक नहीं करता, बल्कि बिगाड़ता है। बैलेंस तो अब ठीक होगा जब कानून तुझे सजा देगा। मेरी पूरी जिंदगी एक सजा थी, कानून अब क्या सजा देगी मुझे? खुद पर हमेशा इतना तरस खाते आया है, कभी एक बार आईने के सामने खड़ा होकर ये नहीं सोचा कि जो सामने है वो वर्तमान है, अतीत पीछे छूट गया है। वर्तमान का रास्ता भी अतीत से ही निकलता है सर। निकलता है, पर उनके लिए जो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अपनी नाकामयाबियों या नीति की शक्तियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देने की कुछ लोगों में लत होती है। उसका जीता जागता नमूना है तो। दुख की बात है, अब अगर तुझे अफसोस हुआ अभी तो बहुत देर हो चुकी है। ऋषा कहाँ है? पता नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने मजाक में पूछा भी था उसे, कहीं वो एजेंट वेजेंट टाइप का तो नहीं है। समीर इतना ब्रिलियंट वर्कर, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज। वो किसी को मारने गया था। He had bought a gun. उनको भनक भी नहीं लगी होगी कि कोई इतनी नफरत पाले बैठा है उनके लिए। कैसे पता होता मीनाक्षी जी? 15 साल पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, तब सपने तक में नहीं सोचा होगा कि 15 साल बाद इसका इस तरह से नतीजा सामने आएगा। एक दोस्त, एक करीबी दोस्त जो समीर को अपनी रंजिश पर काबू पाने में मदद कर सकता था, पर नहीं की। ऐसे दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो कैसी मुश्किलें हैं जो जुनून से दूर हो सकती हैं। वो कैसा सुकून है जो कत्ल करके मिल सकता है।